हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे आपका स्वागत है। हम अपना प्रीवियस चैप्टर साउंड जो चल रहा था उसको हम वापस आगे बढ़ाने वाले हैं। जहाँ तक हम रुक गए थे, अभी तक हमने सारे बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी कर ली थी। अब हम आते हैं अपने स्पीड पे। स्पीड दैट इज स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, स्पीड ऑफ आज हम फाइंड करने वाले हैं। हमने दो टाइप के वेव स्टडी किए थे। कौन से? एक था लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक था हमारा ट्रांसवर्स वेव। अब आते हैं इन दोनों वेव पे कि इन दोनों का हमें स्पीड फाइंड आउट करना है कि ये कैसे चलते हैं, ये कितने स्पीड से चलते हैं। तो इन दोनों को मिला के हमने कॉमन नाम दिया था मैकेनिकल वेव। हमें पता है इन दोनों को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव में दोनों वेव आते हैं, ये तो हमें पता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसका स्पीड डिपेंड किस पे करेगा? सो मैकेनिकल वेव का स्पीड अगर हमें निकालना है तो दो फैक्टर हमें याद होने चाहिए। एक है इलास्टिक प्रॉपर्टी, एक है इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब ये इलास्टिक प्रॉपर्टी किसकी होगी? मीडियम की। भाई मीडियम कौन सा यूज कर रहे हो, किस में इलास्टिक है, तो उसके बारे में हमें सोचना होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी। एंड दूसरा हमें सीखना होगा डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में सोचना होगा? डेंसिटी। ओके, ये दो फैक्टर हमें स्टडी करने हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी तो जैसे जैसे मीडियम आएगा उस हिसाब से हमें पता चलेगा। अब थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। डेंसिटी ऑलवेज तीन मीन्स हमने एक ही टाइप की हमें डेंसिटी पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज नोन एज अ डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी एक्चुअली तीन टाइप की होती है। अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसको सिर्फ लेंथ है तो उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास अपॉन लेंथ, इसे कहते हैं लीनियर डेंसिटी। दूसरा होता है सरफेस डेंसिटी। मीन्स ऐसा है कोई सरफेस दिया है जिसको लेंथ है और ब्रेथ है, उसको दो डायमेंशन है, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया। तो इस केस में डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन एरिया, इसे कहते हैं सरफेस डेंसिटी। ओके, इसे कहते हैं लीनियर डेंसिटी, इसे कहते हैं सरफेस डेंसिटी। और थर्ड होता है अगर थ्री डायमेंशनल है कोई भी ऑब्जेक्ट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो उस केस में हमारा कॉमन डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, इसे कहते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, इसे कहते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तीन टाइप की डेंसिटी समझ में आ गई। अगर ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल है जिसमें लेंथ ही है तो उसे हम कहेंगे लीनियर डेंसिटी। अगर उसमें एरिया दो डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम सरफेस डेंसिटी फाइंड करेंगे, मास अपॉन एरिया। अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? चलो अब हमें सीखना क्या है, वापस पॉइंट पे आ जाओ। स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव दैट इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं। कौन से? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब आते हैं, और उन दोनों का स्पीड स्टडी करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी या दो फैक्टर चाहिए। फर्स्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड सेकेंड डेंसिटी। सेकेंड क्या है? डेंसिटी। तो आते हैं पहले ट्रांसवर्स वेव के बारे में स्टडी करने। ओके, ट्रांसवर्स वेव का स्पीड क्या होगा, कैसे ट्रेवल करेगा, तो ये तीन कंसेप्ट याद रखो। अब चलो, फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड क्या होगा? दो फैक्टर हमेशा ये याद ही रखना है। फर्स्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड सेकेंड डेंसिटी। ट्रांसवर्स वेव होता क्या है? ट्रांसवर्स वेव जिसमें पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और वेव या ऊपर नीचे करते हैं और वेव उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोपोगेट करता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। अब इसका स्पीड कितना होगा? तो देखो, ये जनरली वेव कहाँ फॉर्म होता है? एक तो लिक्विड के सरफेस पे या फिर स्ट्रिंग पे। ओके, गिटार ले लो, गिटार के स्ट्रिंग के फॉर्म होगा। तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ वन डायमेंशनल मीडियम। ये क्या है? वन डायमेंशनल मीडियम एल। तो यहाँ जो डेंसिटी यूज होगी दैट इज लीनियर डेंसिटी। वो कौन सी होगी?
लीनियर डेंसिटी, ये एक हो गया। अब इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? वायर की इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर मैंने वायर को लूज छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट करेगा नहीं, वायर लूज हो गया। अगर मैंने उसको खींच के पकड़ा, अच्छे से खींच के पकड़ा, तो ये अच्छे से वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। जैसे रबर को आपने खींच के पकड़ा, वाइब्रेट करो, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? दैट इज इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन टेंशन। आप वायर को कितना टेंशन दे रहे हो, ओके, कितना खींच रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली अभी 11th में आपको इसका सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ याद रखना है। सो वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती, इलास्टिक प्रॉपर्टी दैट इज टेंशन एंड दूसरा लीनियर डेंसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो V इज इक्वल टू टेंशन T एंड ये होगा स्मॉल m दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, वेयर T इज टेंशन जो इलास्टिक प्रॉपर्टी का काम करेगा। किसका काम करेगा? इलास्टिक प्रॉपर्टी का। एंड दूसरा स्मॉल m इज अ मास अपॉन लेंथ दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, ये होगा लीनियर मास डेंसिटी। समझ में आ गया? तो सिंपली इतना ही टॉपिक है। बाकी का जो डेरिवेशन है वो स्कोप के बाहर है, बुक के स्कोप के बाहर है, तो हम उससे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। चल, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। थोड़ा याद करो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या था? याद आ रहा है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसे कुछ चलता था या ऐसा एग्जांपल दिया था? याद आ रहा है? सोचो सोचो, उसका डेफिनेशन इस तरह से हमने कुछ ड्रॉ किया था, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। So vibration of particle is parallel to the direction of propagation of wave, इसे कहते हैं हम longitudinal wave। जब longitudinal wave मीडियम से ट्रेवल करता है तो मीडियम में अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन आते हैं। कॉम्प्रेशन मीन्स पार्टिकल नजदीक आते हैं, रेयरफैक्शन मीन्स पार्टिकल दूर जाते हैं। और जब पार्टिकल नजदीक आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। सो इसे यहां क्या कहेंगे? हाई प्रेशर जोन एंड हाई डेंसिटी। रेयरफैक्शन में लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। ये हमने सीखा था। जब कॉम्प्रेशन होता है तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, और जब रेयरफैक्शन होता है तो प्रेशर कम होता है। ये समझ में आ गया? ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड किसने फाइंड किया है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड फाइंड किया न्यूटन ने। किसने फाइंड किया? न्यूटन। तो इसलिए इसे कहते हैं न्यूटन का फॉर्मूला। ओके, किसने फाइंड किया है इसको? न्यूटन। सो न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए एग्जाम्पल, साउंड इज ए एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या है? साउंड। और हमारा चैप्टर क्या है? साउंड। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर हम वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करेंगे, मींस हम साउंड का स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहली कोशिश किसने की थी? न्यूटन ने। तो आते हैं न्यूटन ने क्या फॉर्मूला बनाया। आप कहेंगे क्या है? न्यूटन हर जगह है, ग्रेविटेशन में भी है, यहां भी है। न्यूटन ने बहुत सारे रिसर्च किए, तो इसमें से एक रिसर्च, ठीक है। अब इसके बारे में सीखते हैं हम, न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या होगा न्यूटन फॉर्मूला? ठीक है, वापस कंसेप्ट वही, किसी भी चीज का स्पीड, अभी हमें मैकेनिकल वेव है, ये भी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का स्पीड दो चीजों पे डिपेंड रहता है। फर्स्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड सेकेंड डेंसिटी। अब देखो, साउंड तीनों मीडियम से ट्रेवल करता है। कौन से? लिक्विड, सॉलिड, गैसेस।
लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड उसका होता है सॉलिड में। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है? सॉलिड में होता है, और बाकी दोनों में कम होता है। ठीक है, तो सॉलिड में इसका स्पीड ज्यादा होता है। या फिर हम एयर की बात करें, एयर में अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है, मेरा आवाज अगर एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो एयर में अगर मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी चीज का डेंसिटी, तो वो 3 डायमेंशनल मुझे लेना पड़ेगा। तो यहां यूज होगा वॉल्यूम डेंसिटी। यहां क्या होगा? वॉल्यूम डेंसिटी का हम यूज करेंगे, क्योंकि मटेरियल 3 मीडियम वाला है। कोई भी आप शेप लोगे, अच्छा सा रॉड लोगे या कुछ भी, तो जनरली 3 डायमेंशनल हम जनरली बात करते हैं। हमारा वर्ड क्या है? 3 डायमेंशनल। तो यहाँ वॉल्यूम डेंसिटी का यूज करेंगे। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? हमें तो पता है ये वेव कैसे चलता है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी तो आ गई। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर पे। सो इलास्टिक प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी बाय डेंसिटी। इलास्टिक प्रॉपर्टी बाय डेंसिटी। अब इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी प्रेशर। लेकिन न्यूटन ने क्या किया? अब ये जो कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन है, न्यूटन ने कहा कि जब वेव ट्रैवल करता है कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन के साथ, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस कहा उसने? आइसोथर्मल। न्यूटन ने कहा, क्या कहा? ये प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो उसने क्या कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। जब कॉम्प्रेशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर या हीट बढ़ेगी, वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा और अपनी हीट एनवायरनमेंट में दे देगा और वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, कॉम्प्रेशन। ठीक है, जब कॉम्प्रेशन ट्रेवल करेगा, जब मीडियम में कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा, कॉम्प्रेशन में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर वो किसको दे देगा? एनवायरनमेंट में दे देगा। एनवायरनमेंट में दे देगा, वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। जब रेयरफेक्शन होगा तो कूलिंग होगा। तब क्या होगा? कूलिंग होगा, टेम्परेचर डाउन होगा कॉम्प्रेशन का। वापस ये क्या करेगा? एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करेगा। एनवायरनमेंट से हीट या हीट एब्जॉर्ब करेगा, वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो जब मीडियम में कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन ट्रैवल करते हैं, तो कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा। ऐसा किसने कहा? न्यूटन ने कहा। मैंने कहा नहीं, किसने कहा? न्यूटन ने कहा। न्यूटन ने कहा ये क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखो, ठीक है। न्यूटन ने कहा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेशर पे डिपेंड करती है, डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब ये दोनों फैक्टर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो ई की जगह आएगा हमारा पी और डेंसिटी एज इट इज। सो न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया कि वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू पी बाय रो। P by rho, where P is the pressure and rho is the density of medium, and rho is the density of medium. Suppose air से अगर वेव ट्रैवल कर रही है तो ये होगा डेंसिटी ऑफ एयर। हम मानते हैं एयर से ही ट्रैवल कर रहा है। साउंड कहां से ट्रैवल कर रहा है? एयर, कॉमन एग्जांपल। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज नथिंग बट, 9th स्टैंडर्ड में भी हुआ है आपका और 11th स्टैंडर्ड के में भी आएगा आपको। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये फॉर्मूला हुआ है। लेकिन देखो, अगर हम रो ले लेंगे तो वापस डबल डबल टर्म आ जाएगा, वापस डबल डबल टर्म आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला का थोड़े से हम चेंज करते, रो जी एच की जगह हम लिखेंगे, ओके, इसके लिखेंगे डी जी एच। ओके, अब ये टर्म है क्या? ओके, ये टर्म है क्या? तो यहां एच है हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेवल। जब हम प्रेशर मेजर करते हैं, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए, मर्क्यूरी का हाइट हम चेक करते हैं कितना प्रेशर है, वही मर्क्यूरी का हाइट। जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है, जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है, तो तब मर्क्यूरी का हाइट कितना होता है? 0.76 मीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी का हाइट होता है। देन जी का वैल्यू तो सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन डी क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि हम मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, तो ये है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, सो ये आ गया। अब साउंड किससे ट्रैवल कर रहा है? एयर से। सो एयर की भी डेंसिटी लेते हैं। एयर की डेंसिटी 1.293 kg पर मीटर क्यूब, ये है डेंसिटी ऑफ एयर, ये है डेंसिटी ऑफ एयर। अब हमारे पास सारे टर्म आ चुके हैं। कौन से? हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू √P डिवाइडेड बाय रो, और हमें P का फॉर्मूला भी पता है DGH, वेर D क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, उसका वैल्यू हमारे पास है, G का वैल्यू हमारे पास है, H का वैल्यू हमारे पास है, और एयर का भी, एयर की डेंसिटी भी हमारे पास है। तो न्यूटन ने सारे वैल्यू निकाल लिए, और न्यूटन ने क्या किया फिर? इस फॉर्मूला में उसको पुट कर दिया। प्रेशर का फॉर्मूला ρGH मीन्स हम प्रेशर की जगह क्या लिखेंगे? अब प्रेशर की जगह हम लिखेंगे यहां DGH बाय रो, DGH बाय रो। अब वैल्यू पुट करो। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 0.76 इंटू कितना है? H का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 0.76, देन G का वैल्यू 9.8, देन D का वैल्यू 13600 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है हमारा 1293, ये हो गया डेंसिटी का वैल्यू। सारे वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। न्यूटन ने इसको सॉल्व किया, न्यूटन ने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और न्यूटन को जो आंसर मिला दैट आंसर इज, उसका आंसर कितना आया? दैट इज इक्वल टू 279, कितना आया? 279.9 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का आंसर कितना आया? 279.9 मीटर पर सेकेंड, इतना आंसर आया। अब उस जमाने में एक्सपेरिमेंट भी चल रहे थे, बहुत लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट से भी वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब हुए तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू जो हमें मिला था वो था 332 मीटर पर सेकेंड। देखो न्यूटन ने वैल्यू निकाला 279.9 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह रहा है 332 मीटर पर सेकेंड। कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा? ये न्यूटन ने निकाला हुआ है और ये एक्सपेरिमेंटल है। न्यूटन का करेक्ट होगा? न्यूटन का करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा? सोचो कौन सा करेक्ट होगा? तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारा करेक्ट है। सो न्यूटन भी हमेशा करेक्ट नहीं होता। ओके, न्यूटन भी हमेशा करेक्ट नहीं होता। न्यूटन भी गलतियां करता था, हम भी गलतियां करते हैं, न्यूटन भी करता है। ऐसा नहीं कि हर बार न्यूटन करेक्ट होता है, न्यूटन ने भी गलती की है, न्यूटन का भी आंसर रॉन्ग आता है। ओके, सो न्यूटन भी गलतियां करता था, याद रखो। खुश हो गए? अपनी गलतियां नहीं होती, न्यूटन की भी होती है, इतना बड़ा साइंटिस्ट। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज है, न्यूटन ने भी गलती की थी। न्यूटन का वैल्यू कितना था? 279.9 और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 पॉइंट मीटर पर सेकेंड। कितना ज्यादा है? 16। कितना ज्यादा है? 16% से ये वैल्यू ग्रेटर है न्यूटन के वैल्यू से। 16% का एरर। कितना एरर? 16% का एरर। तो न्यूटन भी गलत होता है, याद रखो, न्यूटन भी गलत होता है। तो ये आ गया न्यूटन का वैल्यू और ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू से मैच नहीं करता, इसलिए ये न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई। क्या हो गई? फेल होगी। ये फेल हो गई इसलिए आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम में ये रॉन्ग लिखने की भी आपको मार्क्स है। न्यूटन का क्या फॉर्मूला था ये लिखने की भी आपको मार्क्स है। तो आपको ये वैल्यू निकालना होगा 279.9। समझ में आया? इजी है प्रोसेस। लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड किसने निकाला? न्यूटन ने निकाला। तो उसमें दो फैक्टर हमें इंपॉर्टेंट है, कौन से? इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड डेंसिटी। इलास्टिक प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन प्रेशर एंड डेंसिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, देन प्रेशर का फॉर्मूला हमने यूज किया DGH, और रो तो हमारी डेंसिटी है एयर की, वो तो हमें पता है। सारे वैल्यू न्यूटन ने पुट किए, न्यूटन ने फॉर्मूला निकाला, उसको सॉल्व किया, उसमें से आंसर निकाला, लेकिन वो आंसर आया रॉन्ग। एक्चुअली वैल्यू कितना होना चाहिए? 332 पॉइंट मीटर पर सेकेंड। 16% का एरर। तो न्यूटन भी गलत होता है, इसलिए टेंशन मत लो, हम गलत हो चुके कभी कभी। तो स्टडी करते रहो, कभी ना कभी हम भी सक्सेस होंगे। ठीक है, तो समझ में आया? इजी है। ट्रांसवर्स वेव का सॉल्यूशन नहीं है लॉन्गिट्यूडनल वेव, हमारा
उसका फॉर्मूला न्यूटन का फॉर्मूला। अब इसको करेक्ट करने के लिए जो आया था लैपलास, उसका करेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि न्यूटन का करेक्शन, न्यूटन ने जो गलती की थी उसको करेक्ट किसने किया और कैसे किया और क्या गलती थी, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।